जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं आपका कैफ 6 क्रैश कोर्स। फर्स्ट 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो समझने हैं, देखने हैं तो ये प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पर क्रैश कोर्स के नाम से। आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जी चैप्टर 4 इसमें हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे इसको। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पहले 5 पॉइंट। स्कोप ऑफ टैक्स, टैक्स ईयर, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, पर्सन एंड रेजिडेंशियल स्टेटस। ये जो 5 पार्ट्स हैं इसमें से आपके पेपर में आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर की थ्योरी एटलीस्ट आती ही आती है। थ्योरी नॉट क्रैमिंग, बट वो आपसे एप्लीकेशन अप्लाई करवाते हैं, सिनेरियो दे देते हैं, आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। तो आपने बिल्कुल क्रैमिंग नहीं कर दिया, आपने अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के एग्ज़ाम में बैठे हैं, ना कि कोई एफए या बीए के एग्ज़ाम में बैठे हैं। ठीक है? स्कोप ऑफ टैक्स क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। छोटी सी बात है। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड। पहले जी देखो जी, इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर। आपको पता होना चाहिए भी टैक्स ईयर क्या होता है। ऑन एवरी पर्सन, एवरी पर्सन में दुनिया के सारे बंदे आ जाते हैं, तो एवरी पर्सन वो वाला पर्सन नहीं है। तो लॉ ने कुछ स्पेसिफिकली पर्सन को नाम डिफाइन किया होगा, वो हम देखेंगे। हु हैज़ टैक्सेबल इनकम, ये टैक्सेबल इनकम क्या है वो भी हम देखेंगे। एज पर एप्लीकेबल रेट्स, हम एप्लीकेबल रेट्स देखेंगे और किस तरह से टैक्स कैलकुलेट करना है और रेट्स को किस तरह अप्लाई करना है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले टैक्स ईयर। ये ईयर आपको पता है कि होता है पीरियड ऑफ 12 मंथ, हम ईयर कहते हैं। अब टैक्स ईयर में वो कहते हैं कि एक होता है आपका नॉर्मल टैक्स ईयर, एक होता है आपका स्पेशल टैक्स ईयर, एक होता है आपका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ठीक है? अब नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है जी देखें। ए पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30th डे ऑफ जून। ठीक है? एंड इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेड डेट फॉल्स। भी वो टैक्स ईयर जो 30 जून पे एंड होगा। मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा? अगर मैं कहता हूँ कि टैक्स ईयर 30 जून 2021 पे एंड हो रहा है, वो स्टार्ट कब हुआ होगा? जुलाई 1 2020 से। तो ये हमारा पीरियड बनता है 12 मंथ का। अब दूसरी बात इसमें ये हम कहेंगे हमारा है नॉर्मल टैक्स ईयर। दूसरी बात वो क्या कह रहा है कि डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेड डेट फॉल्स। कौन सी डेट उन्होंने कहा है? 30 जून 19। अब 30 जून 19 किस साल में फॉल कर रही है? 2021 में। इसको हम कहेंगे टैक्स ईयर 2021। अब यहाँ पर एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हर साल जून में बजट आता है और अप्लाई कब से होता है? 1 जुलाई से। वो किस साल के लिए आता है? नेक्स्ट 12 मंथ के लिए आता है। मतलब अगर लेट्स सपोज 30 जून 2021 में जो बजट बजट आया है, वो किस ईयर के लिए आया होगा? टैक्स ईयर 2022, क्योंकि जुलाई 1 21 से वो स्टार्ट होगा और 30 जून 2022 पे ख़त्म होगा। क्योंकि जो एंड डेट कहाँ पे है? 2022 में है। उसको हम किस नाम से डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2022 की स्पेशल टैक्स ईयर। हर वो 12 मंथ का पीरियड जो 30 जून के बजाय किसी और मंथ पे किसी और डेट पे एंड हो रहा हो, उसको हम कहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। लेट्स सपोज ऐसा टैक्स ईयर जो 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है। अब नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा था? वो ईयर जो 30 जून पे एंड हो रहा हो, वो नॉर्मल है। अगर उस 30 जून के अलावा किसी डेट पे कोई पीरियड एंड हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है, तो वो क्या होगा? स्पेशल टैक्स ईयर होगा। अगर एक टैक्स ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, तो वो स्टार्ट कब होगा? यकम जनवरी को। जनवरी 1 को लेकर 31 दिसंबर तक। ये आपको क्या होगा? स्पेशल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर के बारे में हमने कहा कि उसको हम बुलाएंगे जिस मंथ, जिस कैलेंडर ईयर में उसकी एंड डेट फॉल करेगी। ठीक है? अब स्पेशल टैक्स ईयर के बारे में एक अलग रूल है, डिफरेंट रूल है। वो कहते हैं कि जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में एंडिंग डेट फॉल करेगी, उसी हम क्या करेंगे? टैक्स ईयर से क्या बुलाएंगे? स्पेशल टैक्स ईयर को बुलाएंगे। लेट्स सपोज आपका नॉर्मल टैक्स ईयर कब से कब है? जुलाई 1 टू जुलाई 1 2000।
2022, ठीक है, ये आपका पहला हो गया। फिर मैं कहता हूँ फिर नेक्स्ट कब से होगा, जुलाई 22 टू जून 23, इसको हम कहेंगे टैक्स ईयर 2022, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जिस साल में, जिस कैलेंडर ईयर में एंडिंग डेट फॉल करेगी नॉर्मल टैक्स ईयर की, हम उस नाम से इसको पुकारेंगे। इसका नाम होगा टैक्स ईयर 2023, ठीक है, क्योंकि ये एंडिंग डेट कब फॉल कर रही है, 30 जून 2023 में। अब हम आते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। हमने क्या कहा था कि 30 जून के अलावा जिस भी मंथ पे टैक्स 12 मंथ का पीरियड एंड हो रहा होगा वो हमारा क्या होगा, स्पेशल टैक्स ईयर होगा। मैं कहता हूं कि ये हमारा एंड हो रहा है सितंबर 30 2021 कर लेते हैं, 22 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें ये एंड हो रहा है टैक्स ईयर सितंबर 30 2022 पे, तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा, ये स्टार्ट हुआ होगा 1 अक्टूबर 2021 पे। तो अब मैंने इसको किस टैक्स ईयर के नाम से पुकारना है। लॉ कहता है, आपकी बुक कह रही है, किधर गई आपकी बुक, shall be denoted by the calendar year relevant to a normal tax year। मतलब अब ये फॉल कर रही है 30 सितंबर 2022 पे, और ये कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, ये फॉल कर रही है टैक्स ईयर 2023 पे। इस स्पेशल टैक्स ईयर को हम क्या कहेंगे, टैक्स ईयर 2023। हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं क्लोज करवाता हूं। अप्रैल, अप्रैल 2022 में कंप्लीट हो रही है, लेकिन ये कौन से टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, ये 30 जून 2022 से पहले फॉल कर रही है, जिसको मैं क्या कहूंगा, टैक्स ईयर 2022, ठीक है जी। तो ये आपका तरीका है जिसको आप क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। थर्ड आपका होता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ठीक है। अब ये कौन सा होता है, अब लेट सपोज 30 सितंबर क्या था आपका, आपका पहले टैक्स ईयर था जुलाई 1 टू जून, जुलाई टू जून। आप एफबीआर के पास गए, आपने कहा जनाब हमने अपना टैक्स ईयर अक्टूबर से सितंबर करना है। आपने रीजंस दिए, उन्होंने कहा ठीक है हम ये आपका मान लेते हैं। आपका पहला टैक्स ईयर क्या था, नॉर्मल टैक्स ईयर जुलाई टू जून था। अब आपका नेक्स्ट टैक्स ईयर कब से स्टार्ट होगा, अक्टूबर 1 से लेकर सितंबर 30 तक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जुलाई 1 से लेकर 30 सितंबर तक इस साल का, अक्टूबर 1 से पहला जो पीरियड है, उसमें भी आप बिजनेस करेंगे, उसमें भी आप इनकम अर्न करेंगे, तो आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, क्या उस पर आपने टैक्स पे नहीं करना। तो ये जो दरमियान वाला पीरियड है, जुलाई टू जुलाई 1 टू सितंबर 30th, ये आपका जो पीरियड है, ये आपका है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ठीक है जी। आप नॉर्मल जब भी एक बिजनेस आप रजिस्टर करवाएंगे, आप आपको जो भी कंपनी है, एओपी है, आपका बाय डिफॉल्ट जो टैक्स ईयर होगा नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। आप कहते हैं कि आपके जो टैक्स ईयर बिजनेस है उसकी नेचर है ही नॉर्मल वाली, जैसे कि बैंकिंग कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग शुगर कंपनीज हैं, उन सबका जो टैक्स ईयर है 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 दिसंबर है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, एफबीआर को अप्लाई करना है, और अप्लाई करके आपने क्या करना है, अपना जो टैक्स ईयर है वो नॉर्मल से चेंज करवा कर स्पेशल टैक्स ईयर क्या करवाना है, आपने अपना अप्रूव करवाना है। उसका प्रोसीजर है, ये बातें लिखी हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का आ सकता है, आपने पढ़ लेना है। ट्रांजेक्शन टैक्स ईयर हमने कर लिया, कुछ एग्जांपल्स गिवन है, आपने देख लेनी है। आपको मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा दिए विद एग्जांपल्स, ठीक है जी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब इनकम क्या होती है, मतलब जो भी चीज़ आप अर्न करते हैं, आप रिसीव करते हैं, कुछ सर्विसेज देकर, कुछ बेचकर, एंड सो ऑन, तो वो आपकी क्या होती है, इनकम होती है। अब हर हेड में, अब इनकम को आपके लॉ ने
5 हेड में डिवाइड कर दिया है, 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सैलरी, अगर आप एम्प्लॉई हैं आपको सैलरी मिल रही होगी, वो आपकी क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी है, आपने क्या किया, वो रेंट पर दे दी, बिल्डिंग है आपका, कोई लैंड था, जो आपको उससे जो रेंट मिल रहा है वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप सेल्स करते हैं, परचेज करते हैं, तो जो नेट आपका प्रॉफिट होगा, इन रेवेन्यूज लेस एक्सपेंसेस, आपका नेट प्रॉफिट होगा, तो आपकी क्या होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। ठीक, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आपकी दो चीजें आती हैं, एक होती है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, अगर आप वो बेचते हैं, उस पर आपको जो गेन आएगा वो आपका कैपिटल गेन होगा। दूसरा, आपके शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है, अगर आप वो शेयर्स आपने परचेज किए 100 के, आपने बेची 150 रुपए के, आपको जो 50 रुपए का जो गेन आ रहा है, जो आपकी इनकम है, उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन, कहते हैं आपका टैक्स लॉ। लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सारी इनकम, सारे रेवेन्यू, सारे प्रॉफिट जो आपने, जो पहले 4 हेड्स में कवर नहीं हो रहे, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएंगे। ठीक है, अब टैक्सेबल इनकम क्या होती है, टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम लेस जो उसमें से डिडक्शंस अलाउ होंगी। डिडक्शंस एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, अदर आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलीफ्स भी हो सकते हैं, आपको एग्जाम्पशंस भी हो सकती हैं कि कुछ एरियाज को, कुछ इश्यूज को प्रमोट करने के लिए, वो आपकी जो जितनी भी डिडक्शंस आपकी अलाउ होंगी, आप जब वो लेस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। जी, दूसरी बात ये है कि हमने पढ़ा था कि एवरी पर्सन वाली बात, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया, टोटल इनकम लेस डिडक्टेबल अलाउंसेस, जो आपकी डिडक्शन अलाउ होती हैं, आपके पास क्या आ जाएंगी, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। डिडक्टेबल अलाउंसेस, एक तो आपकी डिडक्शन अलाउ होती हैं, वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, उसके अलावा कुछ और भी हैं डिडक्शन जो आपको अलाउ होती हैं, जो आप अपनी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बाद जो आपकी इनकम बचेगी, वो आप क्या करेंगे, उस पर आप टैक्स पे करेंगे। पहली कौन सी है, ज़कात। अगर आपने ज़कात पे की है, वो ज़कात आप क्या कर सकते हैं, अपनी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, तो लेकिन उसके उसके लिए एक शर्त है कि वो पेड होनी चाहिए अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, अकॉर्डिंग आपने पे करनी है, ठीक है। और फिर है आपकी वर्कर्स प्रोविडेंट पार्टिसिपेशन फंड, WPF, जितना आप WPF पे करेंगे, सारा का सारा आपकी क्या डिडक्शन आपको अलाउ होगी, किस तरह आपने क्लेम करनी है, ये हम आगे चल के देखेंगे। फिर आपके डिडक्शन अलाउंस ऑन प्रॉफिट ऑन डेट। जी, अगर आपने कोई लोन लिया है, ठीक है, उस पे आप क्या कर रहे हैं, मार्कअप पे कर रहे हैं। अब उसकी कंडीशन है कि आपने लोन कहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल शैल बी इंटाइटल्ड टू ए डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट और शेयर इन रेंट एंड शेयर इन एप्रिसिएशन फॉर वैल्यू ऑफ हाउस। अब इन प्रॉफिट तक आपके नॉल सिलेबस में है, आगे वाली जो बातें हैं वो आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है ना। तो आप फिर देख, नेक्स्ट बात क्या है, पेड बाय द इंडिविजुअल इन ए टैक्स ईयर ऑन ए लोन। वो लोन आपने कहाँ से लिया है, किसी बैंक से लिया है, किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, NBFC कहते हैं जिसे हम। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट से लिया है, लोकल गवर्नमेंट से लिया है आपने, और आपने उस लोन किया क्या है, अगर आपने किसी स्टैट्यूटरी बॉडी से लिया है, मतलब गवर्नमेंट की बॉडी से लिया है, और पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन ए रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान, ठीक है, वेयर द इंडिविजुअल यूटिलाइजेज द लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू हाउस और द एक्विजिशन ऑफ हाउस। आपने लोन, एक इंडिविजुअल, ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, अगर इंडिविजुअल ने लोन लिया, और लोन किससे लिया, इन 5 इंस्टीट्यूट से लिया, और उसने लोन यूज किया नया घर तामीर करने के लिए या नया घर परचेज करने के लिए, पुराने घर की रेनोवेशन के लिए नहीं, ठीक है ना। अगर आपने वो यूज किया है, तो फिर आपको क्या मिलेगा, द अमाउंट ऑफ डिडक्टेबल अलाउंस अलाउड shall नॉट exceed 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम और ₹2 million विच एवर इज लोअर। चलिए जी, मैं आपको इसके एग्जांपल दिखा देता हूँ करके। एक पर्सन है, तो हम सैलरी उसकी है 5 लाख, प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 2 लाख, कैपिटल गेन 15 लाख, मैं कोई बिजनेस गाड़ी बेची तो बिजनेस इनकम उसकी है
35 लाख। उसके बाद उसकी है अदर सोर्स, वो है 2 लाख। टोटल इनकम कितनी बन गई? 5.9 मिलियन। ठीक है। फिर मैंने लेस करनी है डिडक्टेबल अलाउंसेस। ठीक है। अब पहला मेरा कौन सा था? ज़कात। कहता हूँ मैंने ज़कात पे की थी 50,000 रुपए। मैंने WPF पे किया था 30,000। ये जो WPF होता है, ये कौन पे कर रहा होता है? आपकी कंपनियां पे कर रही होती हैं। ठीक है ना? तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आपके इंडिविजुअल के सिलेबस में इंक्लूड करेगा। अगर न्यूमेरिकल इंडिविजुअल का हुआ तो फिर उसमें ये इंक्लूड नहीं करेगा WPF। अगर न्यूमेरिकल AOP का हुआ तो फिर उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर हमने नेक्स्ट क्या डिस्कस करना था? तो हमने डिस्कस करना था, जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है, प्रॉफिट ऑन डेट। ठीक है, ये हम डिस्कस, अभी हम जो डिस्कस करेंगे, हमने ये एग्जांपल बनाई है, वो ये थी। अब वो क्या था कि मैंने लोन लिया है 10 मिलियन का। मेरा लोन मिलता नहीं है, मिल जाता है। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। उस पर जो आपका मेरा रेट है, ये लोन की अमाउंट है। मार्कअप की जो अमाउंट है वो है 10%। ठीक है। मैं कर देता हूँ 25 मिलियन। इस आगे जो अमाउंट कितनी बनेगी, प्रॉफिट ऑन डेट कितना बनेगा? इंटरेस्ट। ये मेरा बनता है मल्टीप्लाई बाय दिस। ये अमाउंट बन गई मेरे पास 2.5 मिलियन की। ठीक है। अब दूसरी बात वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 50% ऑफ टैक्सेबल टोटल इनकम। अब देखें, ये तो हमारी टोटल इनकम है। तो वो कह रहा है टैक्सेबल इनकम के बारे में बात कर रहा है। जब हम इसके लिए जो इनकम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे प्लस ये फिगर माइनस, क्योंकि माइनस में लिखा हुआ है, मैं इसमें प्लस कर देता हूँ क्योंकि ऑटो ऑटो क्या हो जाएगी, वो डिडक्ट हो जाएगी। डिवाइडेड बाई 2। अब उसने क्या कहा था कि 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 2 मिलियन, इन दोनों का जो इनमें से जो लोअर होगा वो अलाउ होगा। 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम बनता है 2.9 मिलियन। ठीक है, तो ये डिसअलाउ हो गया। और जो प्रॉफिट ऑन डेट बनता है 10% ऑफ जो बनता है, मार्कअप बनता है, वो बनता है 2.5 मिलियन। लेकिन मुझे जो मैक्सिमम अलाउ है वो है 2 मिलियन। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, जहाँ पे इसको बढ़ाया था। अब मैं कहता हूँ कि मेरा जो लोन था वो था 1.5 मिलियन, सॉरी 15 मिलियन था मेरा लोन। तो ऑटो मेरा क्या हो जाएगा, जो मार्कअप हो जाएगा 15 लाख रुपए हो जाएगा, 1.5 मिलियन होगा। तो अब यहाँ पर 2.9 मिलियन या प्रॉफिट ऑन डेट जो लोअर होगा, मैक्सिमम 2 मिलियन। अब यहाँ पर मेरा जो मार्कअप मुझे लो होगा वो होगा 1.5 मिलियन। ठीक है, समझ आ गई? ये थी प्रोविजन। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है कि डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशन एक्सपेंस। आसान सी बात है कि अगर एक सैलरीड इंडिविजुअल है, उसके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं, वो उनकी फीस पे करता है, उस पर भी उसको एक क्रेडिट, क्योंकि वो बच्चों पे इन्वेस्ट कर रहा है, उनको पढ़ा रहा है, इसमें गवर्नमेंट का आपकी कंट्री की डेवलपमेंट में बड़ा उन्होंने किरदार अदा करना है। पता नहीं करते हैं कि नहीं करते। उसके लिए वो कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल, यहाँ पे ये भी सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, shall be entitled to a deductible allowance in respect of tuition fee paid by the individual in a tax year, provided that the taxable income of the individual is less than 1.5 million। ये दो कंडीशन है। ये जो प्रोविजन है, डिडक्शन है, ये सिर्फ अप्लीकेबल होगी, अलाउ होगी इंडिविजुअल को, और वो इंडिविजुअल जिसकी टोटल सारे हेड्स की इनकम मिलाकर 1.5 मिलियन होगी। ठीक है। अब हमने जो एग्जांपल ली थी, जहां पर उसकी इनकम बन गई है 5.9 मिलियन,
उसको ये अलाउ नहीं है, वो फीसेस अफोर्ड कर सकता है। ये सिर्फ गरीब बंदे के लिए है, जो मतलब जो फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकता फिर भी बच्चों को पढ़ा रहा है, अब उसको एक बेनिफिट दे देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि इंडिविजुअल भी है और उसकी सैलरी टोटल जो इनकम है वो भी 15 लाख से कम है। अब नेक्स्ट क्या है, कंडीशन मीट हो गई पहली, अब नेक्स्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल डिडक्टेबल अलाउंस अलाउड फॉर ए टैक्स ईयर शैल नॉट एक्सीड द लेसर ऑफ। ठीक है, इन तीनों में से जो लोअर होगी मैक्सिमम वो अलाउ होगी। ठीक है, 5% ऑफ द टोटल ट्यूशन फी पेड बाय द इंडिविजुअल इन द ईयर। अगर एक इंडिविजुअल है, उस टोटल इनकम है साल की 15 लाख रुपए, तो मैक्सिमम 2 लाख पे कर देगा, 3 लाख फीस पे कर देगा। ये मैक्सिमम कह रहा हूँ, इतनी होगी नहीं, मैक्सिमम 1 लाख पे कर देगा। 1 लाख का 5% कितना बनता है, 5,000। 25% ऑफ द पर्सन टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। मैं कहता हूँ कि बंदे की इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम थी वो थी 12 लाख, उसका 25%। मैं कहता हूँ टोटल जो ये बनता है और जो ये है 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ठीक है जी, ये है टोटल टैक्सेबल इनकम। फीस पेड कितनी है, मैं कहता हूँ 1,50,000। मुझे जो अलाउ यहाँ पर कितना है, 5% ऑफ फी पेड, ये बनता है 700 रुपये। एन अमाउंट कंप्यूटेड बाई मल्टीप्लाइंग 6,000 विद नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल 6,000। मैं कहता हूँ कि जो उसके इंडिविजुअल जो स्कूल में जाते हैं, चिल्ड्रन 3 है। ठीक है, तो ये मेरा बनता है 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये बन जाएगा मेरा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,80,000 रुपये। ठीक है, वो कहता क्या है, द अमाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल डिडक्टेबल अलाउंस फॉर टैक्स शैल नॉट एक्सीड द लेसर ऑफ। ठीक है, अब देखें इनमें से लेसर कितना है, सिर्फ 7,500 रुपये हमें क्या होगा यहाँ पर अलाउ होगा एज ए डिडक्शन। आगे समझ जी, तो जी इसके बाद आपकी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। नेक्स्ट मेरा बनता है पर्सन। अब पर्सन क्या होता है, पर्सन अभी हमने कहा था कि पर्सन की बात हुई थी स्टार्ट पे, हम देखते हैं कि पर्सन क्या होता है। पर्सन इज एन इंडिविजुअल। ठीक है जी, पर्सन इंडिविजुअल है, और पर्सन में आता है एक कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्संस इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्ड ऑर्गेनाइज्ड और एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान और एल्सवेयर। दुनिया के अंदर जितनी भी कंपनी है वो सारी पाकिस्तान के टैक्स लॉ के मुताबिक पर्सन है। ठीक है, द फेडरल गवर्नमेंट, ए फॉरेन गवर्नमेंट, ए पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट और ए पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी की सारी भी क्या आती हैं, टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग पर्सन में आती हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को टैक्स पे करना है। तो मतलब क्या, पूरी दुनिया के सारे कंपनियों ने टैक्स पे करना है पाकिस्तान को, सारे इंडिविजुअल्स ने पाकिस्तान को पे करना है? नहीं, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी एंड नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट कंपनी एंड नॉन रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन। हम आगे जाके देखते हैं। ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन इन सम सिंपल वर्ड, पार्टनरशिप। ठीक है जी, ये आपने देख लेना यहाँ से। कंपनी जी, अब ये कंपनी कंपनी लॉ वाली कंपनी नहीं है, ये कंपनी टैक्स वाली कंपनी है। कंपनी मीन्स द कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984। कंपनी लॉ में तो क्या था, कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2027 और 1984 और एंड सो ऑन। ठीक है ना, लेकिन वहां तक कंपनी की डेफिनेशन खत्म हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर कंपनी की डेफिनेशन खत्म नहीं होती। अब आगे कहते हैं कि स्मॉल कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। स्मॉल कंपनी पहले पढ़ लेते हैं, ये स्मॉल कंपनी पढ़िए। मीन्स ए कंपनी, ये पढ़िए सर, ये देखिए, मीन्स ए कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2005। ठीक है, अंडर द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 विच। अब देखिए पहली कंडीशन है, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो 2005 के बाद बनी है, जुलाई 5 के बाद बनी है, तो फिर आपने आगे वाली कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, अगर वो बनी जुलाई 5 से पहले है, मतलब 30 जून को बनी है,
2005 को। तो अगर बाकी कंडीशन मीट कर भी रही है तो फिर भी आपकी स्मॉल कंपनी नहीं है, आपकी वो लार्ज कंपनी है, नॉर्मल कंपनी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हैज़ पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन रुपीज। मतलब टोटल इक्विटी की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका शेयर कैपिटल, आपका शेयर प्रीमियम, आपकी रिटेन अर्निंग्स, आपकी जनरल रिजर्व एंड आपकी अदर रिजर्व। ठीक है, अगर वो सारे मिला के 50 मिलियन से एक्सीड नहीं कर रही तो फिर वो आपकी क्या है, स्मॉल कंपनी में आएगी। हैज़ एम्प्लॉइज नॉट एक्सीडिंग 250 एंड एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, हैज़ एनुअल टर्न ओवर नॉट एक्सीडिंग 250 मिलियन रुपीज एंड, यहाँ पर और नहीं लिखा हुआ कहीं पर, एंड लिखा हुआ है। ठीक है ना, और मतलब ओ आर और। अब यहाँ पर मतलब ये कि सारी की सारी कंडीशंस मीट करेंगी तो फिर ही क्या होगी, वो आपकी स्मॉल कंपनी बनेगी, अदरवाइज स्मॉल कंपनी नहीं बनेगी। ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर फाउंड बाई और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ी होगी, कंपनी लॉ कैफ 3 में, चैप्टर जो 1 है आपकी कंपनी लॉ का, उसमें आपने पढ़ी होगी। मुदारबा, a body incorporated by or under any law of a country outside Pakistan related to incorporation of companies। अगर एक कंपनी यूके के कंपनी लॉ के अंडर एस्टेब्लिश्ड है, बनी हुई है, तो फिर भी पाकिस्तानी टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो कंपनी है। अब सारे ये पढ़ लें, गप्पे लगी हुई हैं। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये है पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सिनेरियो आते हैं। ठीक है, आपको केस स्टडी आती है, आपने वो क्या करनी होती है, सॉल्व करनी होती है। ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर, नॉट लेस देन मतलब 50% है तो फिर पब्लिक कंपनी है। ठीक है, शेयर आर हेल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर आर हेल्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। जहाँ तक बात समझ आ गई, ये सेम बात है जो ऊपर वाली बात है। अगर पाकिस्तान में एक कंपनी है जिसमें 50% या उससे ज़्यादा की ऑनरशिप पाकिस्तान की गवर्नमेंट की है या किसी फॉरेन गवर्नमेंट की है, तो टैक्स के अकॉर्डिंगली पब्लिक कंपनी है। ठीक है, और ए फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय ए फॉरेन गवर्नमेंट, अगर किसी फॉरेन कंपनी की, मैं कहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट की, अगर पाकिस्तान की जो है, मैं कहता हूँ कि एमसीबी बैंक, अगर माइक्रोसॉफ्ट की एमसीबी बैंक में 50% शेयर्स हैं, तो फिर उसके लिए लाजमी है कि माइक्रोसॉफ्ट होली ओन्ड बाय यूएसए गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर यूएसए की फुल ऑनरशिप है माइक्रोसॉफ्ट पे और माइक्रोसॉफ्ट की ऑनरशिप है एमसीबी बैंक की 50%, तो फिर एमसीबी बैंक क्या है, आपकी पब्लिक कंपनी। ठीक है, अगर यूएसए गवर्नमेंट के माइक्रोसॉफ्ट में 99.9% शेयर्स हैं और माइक्रोसॉफ्ट के एमसीबी बैंक में 90% प्लस शेयर्स हैं, फिर भी वो पब्लिक कंपनी में, एमसीबी बैंक पब्लिक कंपनी नहीं है पाकिस्तान। ठीक है, ए कंपनी whose shares were traded on the registered stock exchange in Pakistan at any time in the tax year and which remained listed on that exchange at the end of that। ये पहली बात कि ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हो लास्ट डेट पे, लास्ट एट द एंड ऑफ दैट, ये मतलब क्या है कि उस टैक्स ईयर की लास्ट डेट पे 30 जून पे। मैं कहता हूँ कि एक कंपनी जो जुलाई 1 से लेकर 29 जून तक स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड रही है, लेकिन 29 जून पे वो क्या हो गई है, अनरजिस्टर्ड हो गई है, डी लिस्टेड हो गई। अब एक 30 जून पे वो लिस्टेड नहीं थी तो ये पब्लिक कंपनी नहीं है। दूसरी कंपनी ये है कि वो 29 जून तक रजिस्टर्ड नहीं थी, अब 30 जून पे वो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हो गई है, लिस्टिंग उसकी हो गई। हालांकि वो एक दिन रजिस्टर्ड रही है और पहली कंपनी 364 दिन रजिस्टर्ड रही थी, सिर्फ एक दिन रजिस्टर्ड नहीं रही थी। जो 30 जून पे रजिस्टर्ड है वही पब्लिक कंपनी है, जो 30 जून पर रजिस्टर्ड नहीं होगी पब्लिक कंपनी नहीं होगी। नेक्स्ट है ए यूनिट ट्रस्ट हुज यूनिट्स आर वाइडली, ये आप रैम कर लें, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसमें से कोई सिनेरियो की स्टडी नहीं आ सकती। ये आपने एग्जांपल्स कर लेनी है इसी बारे में, आपको मैंने बता दी है सारी की सारी। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है टैक्स पेयर, मतलब जो टैक्स पे करता है, जो इनकम अर्न करता है, सारा कुछ आपका टैक्स पेयर, आप देख लीजिएगा। फिर है रेजिडेंट पर्सन, रेजिडेंशियल स्टेट। अब अगर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, हम देखते हैं रेजिडेंट पर्सन होता क्या है, रेजिडेंट इंडिविजुअल। ये रेजिडेंट इंडिविजुअल थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं रेजिडेंट कंपनी। एक कंपनी shall be resident company in Pakistan for a tax year if it is incorporated or formed by or under any law in force in Pakistan। अगर एक कंपनी
पाकिस्तान के किसी लॉ के अंडर बनी हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई हुई है, बेशक उसका कोई ऑफिस पाकिस्तान में नहीं है, बेशक उसके सारे ऑपरेशन पाकिस्तान से बाहर है, वो फिर भी क्या है, रेजिडेंट कंपनी है। दूसरी क्या है, द कंट्रोल और एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज क्रिएटेड होली। अब ये बात करें नेक्स्ट कंपनी की, ए कंपनी शैल बी रेजिडेंट कंपनी इन पाकिस्तान फॉर ए टैक्स ईयर इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ its affairs is situated wholly in Pakistan at any time in the year। अगर माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ साल में किसी एक दिन भी, एक घंटे के लिए भी अगर अपनी बोर्ड मीटिंग पाकिस्तान में कर लेती है, अपना डिसीजन मेकिंग जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है उसकी पाकिस्तान में लेकर आ जाती है, बाकी भी शायद पूरे साल के किसी भाई 364 दिन वो पाकिस्तान में नहीं आते, फिर दोबारा वापस चले जाते हैं, तो फिर भी उस साल की इनकम को उनको सारे का सारा टैक्स पाकिस्तान में पे करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंगली वो रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी। ठीक है। जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट आपकी क्या है, रेजिडेंट कंपनी। रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल बी ए रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर a tax year if the control and management of the affairs of the association is situated wholly or partially in Pakistan at any time in the year। इसमें था होली, ठीक है, कंपनी के केस में होली था। अब रेजिडेंट जो एओपी के केस में होली भी है और पार्शली दोनों है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी सी आपको स्कोप है वो बढ़ जाता है, मतलब उनको घेरने का। अब हम जाते हैं कि रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या होता है। एन इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर ए टैक्स ईयर इफ दैट इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर ए पीरियड or periods amounting in aggregate to 183 days or more in the tax year। अगर एक पर्सन जुलाई 1 से लेकर 30 जून का जो पीरियड है 12 मंथ का, उसमें अगर 183 डेज या उससे ज़्यादा पाकिस्तान में रहता है, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है। अब देखें, रेजिडेंट इंडिविजुअल से नेशनैलिटी का कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है ना, कोई लेन देन नहीं है। अगर वो अमेरिका का बंदा है, जापान का है, जिस कंट्री का भी, दुनिया के जिस कोने से भी आया है, अगर वो पाकिस्तान में 183 दिन रहा है, तो पाकिस्तान के लॉ के लिए, पाकिस्तान के टैक्स लॉ के लिए रेजिडेंट इंडिविजुअल है। अब रेजिडेंट का क्या मतलब है, मतलब रेजिडेंट जो भी पर्सन होगा, इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी, उसने अपनी दुनिया की सारी इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स पे कर। अगर नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में उसने सिर्फ उस इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स पे करना है जो उसने पाकिस्तान में जनरेट किए, अर्न किए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये इसका ये पर्पस था। अब नेक्स्ट क्या है, इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर ए पीरियड और पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 120 डेज और मोर इन अ टैक्स ईयर एंड हु इन द 4 years। अब यहाँ पर बहुत बड़ी रॉकेट्स हैं, इन्होंने नहीं डाल दी है। अब देखते हैं, ये पहली कंडीशन क्या है रेजिडेंट इंडिविजुअल की, मोर देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू 183। ठीक है जी। अगर ये मीट नहीं हुई और अगर आपकी जो डेज हैं वो 120 से ज़्यादा और ओके 120 डेज की इक्वल या उससे ज़्यादा हैं, बट 183 से लेस हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने लास्ट 4 years के, मैं कहता हूँ कि ये टैक्स ईयर हम 21 की बात कर रहे हैं, एक बंदा टैक्स 21 में पाकिस्तान में 125 दिन रहा है, मैं कहता हूँ 120 दिन रहा है, ठीक है ना, मैं लास्ट लिमिट कह देता हूँ। अब तब आपने क्या करना है, टैक्स ईयर 20 19 17, आपने इन चारों के ईयर जितने जितने दिन वो पाकिस्तान में रहा है, इन द 4 years प्रीसीडिंग टू द टैक्स ईयर हैज बीन पाकिस्तान फॉर ए पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 360 डेज 65 डेज। अगर लास्ट 4 सालों में तो मैं उनके दिन मिलाऊँ, 120 दिन रहा है, 145 दिन रहा है, 100 दिन रहा है, 90 दिन रहा है, ठीक है। अगर लास्ट 4 सालों के उसके दिन बनते हैं 360 से प्लस बनते हैं
और इस साल उसके दिन 120 से 120 या उससे ज़्यादा और 183 से कम बनते हैं, फिर भी वो आपका रेज़िडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है? ये इन्होंने घेरने की कोशिश की है कि कोई बंदा बच्चा नहीं पाकिस्तान का जो पाकिस्तान से बाहर भी रहता हो, तो उन्होंने वो कवर करने की कोशिश की। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि जो हम 183 डेज़ किस तरह काउंट करते हैं, यहाँ पे उन्होंने रूल बताया हमें, व्हिच प्रोवाइड्स द डिटर्मिनेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ए पर्सन एज़ रेज़िडेंट इंडिविजुअल। पार्ट ऑफ a day that an individual is present in Pakistan, including the day of arrival in and the day of departure from Pakistan. Including the day of arrival in, अगर आप पाकिस्तान की जो एयरपोर्ट पे जहाँ पर वो प्रॉपर आप इंटर होते हैं और आप डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं कि मैं इस टाइम ये इंटर हो रहा है पाकिस्तान में, अगर आपकी वो एंट्री 11:59 पर भी हो रही है, आप 1 मिनट पहले पाकिस्तान पहुँचे हैं, तो वो पूरे का पूरा दिन आपका काउंट होगा। ठीक है? और फिर कह रहा है कि डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान, पार्ट ऑफ ए डे, पार्ट में 1 मिनट भी आता है, 1 सेकंड भी आता है। और अगर आपने पाकिस्तान से डिपार्चर की है 12:01 पे रात को एएम, तो आप 1 दिन दिन पाकिस्तान में रहे हैं, तो वो 1 मिनट भी आपका क्या होगा, पाकिस्तान के पूरे दिन में काउंट होगा। ठीक है? अब नेक्स्ट आता है, द फॉलोइंग डेज इन व्हिच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्शियली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज ए होल डे ऑफ सच प्रेजेंस, नेमली पब्लिक हॉलीडे आप पाकिस्तान में होंगी, अगर आप लीव पे थे, बीमार थे, फिर भी आपका डे काउंट होगा। इफ दैट द इंडिविजुअल्स एक्टिविटी इन पाकिस्तान इज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ ए स्ट्राइक, अगर आपका जो बिज़नेस, अगर एक फॉरेन पर्सन पाकिस्तान में बिज़नेस करने आया हुआ है और वो कहता है कि जनाब मैं तो इतने दिन मेरा बिज़नेस बंद रहा क्योंकि स्ट्राइक थी, मतलब जो क्या हमारे मुलाज़ हैं, मौलानाज़ हैं, मुझे जो स्ट्राइक्स होती हैं, मतलब स्ट्राइक्स थी, मेरा कारोबार ही बंद था। तो वो कहता है कि हमें कोई मसला नहीं है, आप हेलीकॉप्टर ले आओ, आप उसके थ्रू सप्लाई करो, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारा क्या है कि ये आपका डे काउंट होगा। ए हॉलिडे स्पेंट बाय द इंडिविजुअल इन पाकिस्तान बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान फॉरेन किसी एक पर्सन ने क्या करना था, पाकिस्तान में क्या करनी थी, इन्वेस्टमेंट करनी थी, वो पहले विज़िट पे आया, 1 महीना रहकर गया, उसके बाद वो आया, अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और विज़िट से अगर विज़िट वाला पीरियड काउंट ना करूँ तो वो नॉन रेज़िडेंट है, ठीक है ना? अगर विज़िट वाले पीरियड में काउंट करूँ तो वो रेज़िडेंट है। लॉ कहता है कि जनाब बेशक आप पहले हॉलिडे स्पेंड करने आए हैं, जो भी करने आए हैं, पाकिस्तान में आपने अगर दिन गुज़ारे हैं, तो काउंट होंगे, ठीक है? अब फिर नेक्स्ट क्या है, वो कहता है कि अगर आप पाकिस्तान में आए हैं, सिर्फ़ इस पर्पज़ से कि आपने कोई और फ्लाइट फ्लाइट लेकर किसी और मुल्क में जाना था। जैसे कि होता है कि अगर मैंने अमेरिका जाना, तो अमेरिका पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती है, कि लेट्स सपोज़ पहले मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, किसी और कंट्री में जाऊँगा और उस कंट्री से नई फ्लाइट लेकर मैं कहाँ जाऊँगा, अमेरिका जाऊँगा। सिमिलरली अगर एक बंदा है, उसने दुबई से इंडिया जाना है, या पाकिस्तान ने उसने दुबई से इंडिया जाना है, दुबई से वो पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान से वो इंडिया जाता है, लेट्स सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल। जो उसका पाकिस्तान में स्टे है, हालाँकि एक हमने पढ़ा है कि अगर 1 मिनट भी पाकिस्तान में कोई बंदा आता है, रुकता है, तो वो पूरा डे काउंट होता है। लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसमें वो डे काउंट नहीं होगा। ये आपके पहले 5 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं, आपने ये एग्ज़ाम्पल्स कर लेनी है, काफ़ी ईज़ी है, मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह आप, आई होप आपको समझ आई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई इश्यू हो तो फिर बता दीजिएगा।